हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी की जो साइंस सीरीज चल रही है उसमें हमने फोर्थ टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि गति या फिर मोशन है। तो मोशन के बारे में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि गति क्या होती है, निर्देशक बिंदु पढ़े थे, रेफरेंस पॉइंट, दूरी पढ़े थे, विस्थापन पढ़े थे, चाल के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वेग या वेलोसिटी को। तो इस सेशन से जुड़े रहें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से साइंस की तैयारी कंप्लीट, जो जितनी भी हम साइंस की वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप उतना भी कवर कर लेते हैं ना, तो आपको साइंस के लिए अलग से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी भी करवाएंगे और थ्योरी के साथ साथ जो भी संभावित प्रश्न होंगे यानी प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लाएंगे और साथ ही जो PYQ हैं उनको तो देखते ही चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी या फिर वेग क्या होता है। तो किसी एक निश्चित दिशा में प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। अब जो दूरी चाल होती थी तो वो उसका कोई दिशा नहीं होती थी, वो किसी भी दिशा में होती थी। पर वेग क्या है, ये किसी निश्चित दिशा में प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। तो क्या होता है, किसी एक निश्चित दिशा में प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अब जो वेग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब जो वेग है, ये वेग कैसे होता है, वेग एक सदिश राशि है। वेग सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। और जैसे देखा था हमने कि चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। वेग कैसा होता है, वेग नेगेटिव भी हो सकता है यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, और वेग जीरो भी हो सकता है। तो चाल हमेशा धनात्मक होती थी, पर वेग ऋणात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। अब वेग की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये वेग की SI यूनिट होती है। नियत वेग क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। नियत वेग, तो ऐसा वेग मतलब ऐसा वेग जिसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं बदलते। जहां पे ना दिशा चेंज होती है, दिशा और परिमाण दोनों नहीं बदलते हैं, दोनों नहीं बदलते, तो ये क्या कहलाएगी, नियत वेग या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे 10 मीटर चले 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चले 10 मीटर, फिर जो अगला 10 मीटर है वो भी कितना चले, 1 सेकंड में चले, फिर अगले 10 मीटर 1 सेकंड में चले। तो यानी ना ही परिमाण बदला, ना ही दिशा बदली,
तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाती है, नियत वेग होती है। ये ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में होती है, यानी सीधी रेखा में अगर जो वेग गति होती है वो नियत वेग कहलाता है। दूसरा आ जाते हैं परिवर्ती वेग। वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, तो इसमें या तो परिमाण या तो दिशा बदल जाएगा, कोई एक चीज़ इसमें चेंज होती है, या तो परिमाण बदल जाएगा या फिर दिशा बदल जाएगी। दो में से कोई एक इसमें चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लिए 5 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर अगला 8 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर चले 1 सेकंड में। यानी यहाँ पे क्या बदला है, यहाँ पे परिमाण बदला है, परिमाण यहाँ पे बदल गया है। पहले 5 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर 8 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर चले 1 सेकंड में, यानी यहाँ पे परिमाण का बदलाव हुआ है, तो ये परिवर्ती वेग कहलाएगा। अब इसमें दिशा भी बदल सकती है। जैसे हम पहले चल रहे थे, मान लीजिए इधर चल रहे हैं, 5 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर चले, नहीं 5 ही मीटर चले 1 सेकंड में। अभी यहाँ पे सिर्फ दिशा बदलना देखेंगे, परिमाण बदलना देख लिए हैं। फिर यू टर्न लेके चले 5 मीटर 1 सेकंड में, तो यहाँ पे क्या बदली है, यहाँ पे दिशा में बदलाव हुआ है, यहाँ पे दिशा में बदलाव हुआ है, तब भी हम इसको परिवर्ती वेग कह देंगे। और या फिर अगर दिशा और परिमाण दोनों बदल जाए तब भी वह परिवर्ती वेग कहलाएगा। या फिर अगर दिशा भी बदल जाए और परिमाण भी बदल जाए, 5 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर चले 1 सेकंड में, फिर यू टर्न लेके कितना चले 12 मीटर चले 1 सेकंड में। तो यानी यहाँ पे दिशा और परिमाण दोनों बदला है, दिशा और परिमाण दोनों बदला। तो परिवर्ती वेग क्या कहलाएगा, अगर परिमाण में चेंज हुआ तब भी वो परिवर्ती वेग में आएगा, दिशा बस में चेंज हुआ तब भी वो परिवर्ती वेग में आएगा, और अगर परिमाण और दिशा दोनों चेंज हो गए तब भी वो किस में आएगा, परिवर्ती वेग में आएगा। औसत वेग का फॉर्मूला देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग या फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी औसत वेग बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी संपूर्ण विस्थापन अपॉन टोटल टाइम, जितना भी टाइम लगा है, ये हो जाता है औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं अगला त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण एक सदिश राशि है, वेग और त्वरण दोनों सदिश राशि होती हैं। अब वेग को हमने देखा था, वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण या तो पॉजिटिव होगा और या फिर नेगेटिव होगा, त्वरण जीरो नहीं होता है। तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है।
अब जैसे वेग बढ़ेगा या घटेगा कैसे, मतलब त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगा। तो यदि वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। और यदि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, यदि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, सॉरी अभी हमने पीछे क्या देखा था, वेग त्वरण पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ वेग जीरो भी, त्वरण जीरो भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला था कि जीरो नहीं होगा, त्वरण जीरो भी हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है, तो यदि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तब त्वरण जीरो हो सकता है, तब त्वरण जीरो होगा, तब त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। यानी त्वरण भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। यदि वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक हो जाएगा, यदि वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो त्वरण जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन के गति के 3 नियम दिए हैं, यानी न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। जो पहला नियम है यह बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। दूसरा नियम बताता है परिमाण या मात्रा को, तो दूसरा नियम परिमाण या फिर मात्रा को बताता है। और तीसरा नियम यह बल की दिशा को बताता है। तीसरा नियम क्या बताता है, बल की दिशा को। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हुए। पहला नियम है ये बल की परिभाषा देगा, दूसरा नियम परिमाण या फिर मात्रा को बताएगा, तीसरा नियम बल की दिशा को बताता है। देखते हैं गति का पहला नियम। गति का पहला नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्टेबल है या स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, गति में है, तो वह गति में ही रहेगी, यानी अपने अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना अप्लाई किया जाए। तो गति का पहला नियम क्या कहता है, गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्टेबल है या स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, कब तक, वो स्टेबल या फिर गति में कब तक रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये गति का पहला नियम है, यानी इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व शब्द या जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व के बारे में किसने बताया, बारे में गैलीलियो ने बताया था। इसीलिए गैलीलियो ने बताया, इसीलिए जड़त्व के नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है।
अब जड़त्व क्या होता है, यहाँ पे ये शब्द आया ना जड़त्व, तो जड़त्व होता क्या है, यानी इनर्शिया क्या होती है। तो जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण होता है, एक उसकी क्वालिटी होती है जिससे वह अगर मोशन में है यानी गति अवस्था है या फिर विराम अवस्था है, रेस्ट उसकी रेस्ट स्टेज चल रही है, तो गति न हो अपने से गति में परिवर्तन कर सकती है कि गति में है तो अपने आप रुक जाए, या फिर न वो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकती है कि अगर वो विराम में है तो गति में आ जाए। तो जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का गुण होता है जिससे वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, वह अपने से स्वतः ही परिवर्तन नहीं करती है या परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। तो यह क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है, किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वह अपनी गति या फिर विराम रेस्ट की अवस्था में स्वतः यानी अपने आप ही परिवर्तन करने में परिवर्तन नहीं कर सकती। यही उसका जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, जड़त्व है इनर्शिया, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। पहले देखते हैं विराम के जड़त्व के बारे में। विराम का जड़त्व क्या होता है, तो यह वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण जो वस्तु है वस्तु अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन यानी चेंजेस नहीं कर सकती। अब कैसे परिवर्तन नहीं कर सकती, तो अगर कोई वस्तु मान लीजिए रुकी है तो वह रुकी ही रहना चाहती है, रुकी ही पसंद करना चाहती है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। तो अगर कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहना पसंद करती है, तो वह रुकी रहना पसंद करेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगे, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तब तक वह रुकी ही रहना पसंद करेगी। यही क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या हैं कि जैसे बस है, बस अगर रुकी हुई है कहीं पे ट्रैफिक में या फिर रेड लाइट में बस रुकी है, तो बस रुकी है अगर वो अचानक से चलती है तो जो उसके यात्री हैं वो पीछे तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बस तो मोशन में आ गई, बस तो गति में आ गई फोर्स लगने पे, पर जो उसमें यात्री बैठे हैं वो रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे ही मतलब रहने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे का धड़ है, वो तो मोशन में सीट के साथ मोशन में आ जाता है, पर जो हाफ बॉडी पार्ट है यानी ऊपर जो धड़ है वो रेस्ट पे ही रहने के लिए मतलब रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो इसलिए जो ऊपर वाला धड़ है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो क्या है पहला एग्जाम्पल, बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना किसकी वजह से होता है, विराम का जड़त्व। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेड़ की अगर शाखा को हिलाते हैं, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर जो यात्री हैं
और नहीं, जो पेड़ की शाखाओं के हिलाने पर जो पके हुए फल हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं? हिलाने पर पके फलों का नीचे गिरना। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम पेड़ की टहनियाँ या फिर शाखा हिलाते हैं तो टहनियाँ तो गति में आ जाती हैं, पर जो उसमें फल हैं, फल रिस्ट पे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से टहनियाँ दूसरी तरफ मूव कर गई और फल वहीं पे रिस्ट में रहने के कारण वो फल टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंबल को डंडे से मारने पर धूल के कणों का नीचे गिरना। नीचे गिरना। अब जैसे कंबल है, उसको जब हम मारते हैं तो कंबल तो गति पे आ जाता है, यानी मोशन पे आ गया, तो अपने जगह से थोड़ा विस्थापित हो जाता है। पर धूल के कण वो रिस्ट पे ही होते हैं, जिससे वो कंबल तो दूर चला गया और धूल के कण वहीं पे गिर जाते हैं। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं विराम के जड़त्व के। किसके एग्जाम्पल हैं? विराम के जड़त्व के। अब दूसरा देखते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से जस्ट अपोजिट होता है। क्या? कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो वह गति में ही रहना पसंद करेगा। गति में है तो वह गति में ही रहना पसंद करेगा। जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। उसमें एक्सटर्नल फोर्स न लगे। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। उसी का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे क्या था? बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। यहाँ पे है बस के अचानक ब्रेक लगने पर। बस के अचानक रुकने पर या ब्रेक लगने पर, रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। अब ये तो समझ में आ गया होगा। और झुकना कि ऐसा कैसे होता है? अभी हमने देखा था उसमें विराम के जड़त्व में कि जब कोई बस अचानक चलती है तो जो नीचे वाला धड़ है, बॉडी पार्ट है, तो क्या होता है? वो तो मोशन में आ जाता है, पर ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पीछे झुक जाता है। अब इसमें जस्ट अपोजिट होता है। अब इसमें जो नीचे तरफ का धड़ है वो क्या करता है? वो तो गति में ही रहता है, मोशन में ही रहता है। बस चल रही वो भी चल रहा, बस चल रही वो भी चल रहा। पर जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है, ऊपर वाला धड़ है, वो क्या करता है? वो गति पे रहने की कोशिश करता है। अब बस तो रुक गई, बस रुक गई, तो गति पे रहने की कोशिश करता है, इसलिए व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, यानी वो भी आगे बढ़ते ही रहता है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? चलती ट्रेन से कूदने पर आगे की ओर गिरना। ट्रेन से कूदने पर आगे की ओर गिरना। तीसरा क्या है? पृथ्वी का घूमना भी, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। हाँ, ये भी एक जड़त्व का उदाहरण है। तो पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी का घूमना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। अब देखते हैं संवेग के बारे में। वेग देख लिए, अब देखते हैं संवेग के बारे में। बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम या फिर संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं।
संवेग को लिखते हैं p, द्रव्यमान को लिखते हैं m, वेग को लिखते हैं v यानी वेलोसिटी। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि होती है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वेग ज़्यादा होगा तो भी संवेग ज़्यादा होगा। अब क्योंकि गुणनफल है तो चाहे द्रव्यमान ज़्यादा हो तब भी संवेग ज़्यादा होगा, चाहे वेग ज़्यादा हो तब भी संवेग ज़्यादा होगा। द्रव्यमान कम तो संवेग कम, वेग कम तो संवेग कम। यानी ये जो द्रव्यमान है और वेग है यही संवेग का निर्धारण करते हैं। अब देखते हैं गति के दूसरे नियम को। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह परिमाण को बताता है। यह परिमाण को बताता है, यानी वस्तु पर कितना बल लग रहा है ये दूसरा नियम बताएगा। F = ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। यह किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है या कितना बल लग रहा है यह गति के दूसरे नियम से पता चलता है। तो गति का दूसरा नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर से हमें बल का पता लगता है। गति का दूसरा नियम है, इसके अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर जो उस पर बल लगता है उसके समानुपाती होता है। और ये जो संवेग है ये समय पर भी निर्भर करता है। अगर अधिक समय के लिए होगा तो बल कम लगेगा, और अगर संवेग कम समय के लिए होगा तो बल अधिक लगेगा। दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जो कि समय पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अगर समय कम तो फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा, फोर्स अधिक लगेगा। अगर समय ज़्यादा तो फिर फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो गेंद को जब गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। अब पीछे की ओर क्यों खींचता है? ताकि उसको ज़्यादा समय मिल सके, जिससे समय का मान अधिक हो जाएगा तो वो बॉल उसके हाथ में कम लगेगी। समय ज़्यादा तो फोर्स कम यानी बल कम लगेगा, और अगर वो जल्दी से पकड़ लेता तो समय कम रहता तो फोर्स ज़्यादा लगता, तो उसके हाथ में चोट भी लग सकती थी। अगला एग्जाम्पल क्या है? कराटे का खिलाड़ी तेजी से प्रहार को शरीर के अधिकतम द्रव्यमान का प्रयोग कर बल के मान को बढ़ा देता है। और अगला एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति फर्श की तुलना में, मतलब वो फर्श में किसी सॉलिड चीज़ में न कूदे, फर्श की तुलना में रेत या फिर गद्दे पर कूदे तो उससे चोट कम लगती है, क्योंकि जो समय बढ़ जाता है तो बल कम लगेगा। समय बढ़ गया तो बल कम लगेगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति फर्श की तुलना में रेत में कूदता है या फिर किसी भी दलदली चीज़ में, गुदगुदी चीज़ में कूदता है, गद्दे में कूदता है, तो उसको चोट कम लगेगी। अगला है गति का तीसरा नियम। अब गति के तीसरे नियम इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं? एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्रिया के रूप में यानी एक्शन के रूप में जितना बल लगाएगा, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल रिएक्शन के रूप में यानी प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। इसीलिए हम इसको क्रिया
प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्योंकि एक वस्तु जितना एक्शन के रूप में बल लगाएगी, तो जिस वस्तु पे वो बल लगाएगी वह वस्तु उस पर उतना ही प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाती है, प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाती है। इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जमीन पर पैदल चल रहा है तो पृथ्वी पर बल लगाता है, तो पृथ्वी भी व्यक्ति पर उतना ही प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाती है या बल लगाकर धक्का देती है। तो क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति जमीन पे पैदल चल रहा है तो पृथ्वी पे जितना व्यक्ति जितना पृथ्वी पर बल लगा रहा उतना ही पृथ्वी व्यक्ति पे बल लगाती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बंदूक से गोली दागने पर विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे पीछे की ओर झटका लगता है। कंधे पे झटका लगता है ना। अगर बंदूक से गोली दागी जाए, बंदूक से गोली दागने पर कंधे पे झटका लगता है, झटका लगता है। ये इसी कारण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बल के कारण। नाव के किनारे कूदने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है। जब नाव से कूदते हैं, नाव से किनारे कूदने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? गति के तीसरे नियम के, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के। इसमें जितने भी एक्शन होंगे वो क्रिया प्रतिक्रिया के प्रभाव पर काम करेंगे। जैसे रॉकेट जितनी गैस नीचे छोड़ेगा उतना ही ऊपर जाता है। जब वो नीचे एक धुआं जैसी गैस छोड़ता है ना, तो रॉकेट जितनी गैस नीचे तरफ छोड़ता है उतना ही वो ऊपर जाता है। क्यों? कि गैस वो नीचे छोड़ेगा तो गैस उस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाती है, जिससे कि वो उतना ही ऊपर जाता है। तो आज हमने वेग देखा, त्वरण देखा, गति के नियम देखे, जड़त्व, संवेग और गति के पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरे नियम को कंप्लीट किया। तो पूरा मोशन टॉपिक इस एक क्लास में कवर हो चुका है। अगले वीडियो में हम इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेके आएंगे। फिर अगला थ्योरी का टॉपिक लेके आएंगे। तो ऐसे करते करते पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। तो सारे सेशन जो भी हो रहे हैं इनको जरूर देखते चलें, कंप्लीट करते चलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।